Hello, students. Good evening. Welcome to CUET by Supergrads. This is निशिला हेरवार. और आप सब लोग जानते हैं कि जो अपन ने क्लैट यूजी का यहाँ पे लीगल स्टडीज की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें बोला गया था कि 8 यूनिट जो है कवर किए जाएंगे एंड वो सारी चीजें यहाँ पे दिए हैं. अपन ने एक यूनिट आप पुराने सीरीज में जितने भी है लेक्चर्स बाकी दिए हुए हैं, तो आप वहां पे देखना कि पहला यूनिट जो है वो कवर कर दिया है, जो कि इंडियन जुडिशरी पे था. ठीक है, उसमें अराउंड 4 लेक्चर्स आए हैं. अब जो है अपन सेकेंड यूनिट से इस लेक्चर में सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि बात करता है टॉपिक्स ऑफ लॉ में. इसमें क्या आएंगे? इसमें प्रॉपर्टी लॉ आएगा, टॉर्ट्स आएंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल लॉज आएंगे, बहुत सारी चीजें अपन मल्टीपल लॉज यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो आज अपन क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज अपन देखेंगे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या लॉज होंगे वो देखेंगे. चल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो है अपन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं. लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में जनरली किस चीज से डील करता है? लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है. ठीक है, अब ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर बेसिकली होता है कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको एक जन जो है अपने खुद के पास से किसी और को ट्रांसफर कर रहा है. प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो रही है? प्रॉपर्टी पूरी अगर मूवेबल है तो डायरेक्टली ऐसे डिलीवरी करके ट्रांसफर हो सकती है, या क्या हो सकता है, इसमें जो भी राइट्स, इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, या कोई भी ओनरशिप, ये सारी चीजें जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. अब जो है ट्रांसफर बहुत तरह से होता है, तो यहाँ पे देखा अपन ने दो तरीके से लिखा है कि ट्रांसफर होता है. सबसे पहले होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. एक एक्ट ऑफ पार्टीज से क्या होता है, मतलब यहाँ पे पार्टीज जो है ना वो क्या करती हैं, पार्टीज जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी. ठीक है, इसमें दो तरह के बना है, एक कॉन्ट्रैक्ट से और एक जैसे टेस्टिमेटरी जो है अपना बनाती है, जैसे विल वगैरह बोलते हैं कि किसी का डेथ जो है पास में आ रही है तो वो विल बना के अपना प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों को दे देता है. वो सारी क्या है, वो टेस्टिमेटरी वाली आती है. और वो किस तरह पे गवर्न होती है? इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होती है. तो अभी जो अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, वो विल वाला नहीं है. ठीक है, वो क्या है, अपन पढ़ेंगे इंटरवीवोस जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. वो दिया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या है, वो एक दूसरे को अपना प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी में जितने भी राइट्स, इंटरेस्ट, ओनरशिप, लाइबिलिटी सब कुछ जो है साथ में ट्रांसफर करती है. ठीक है, फिर सेकंड जो होता है, ये अपन ने देख लिया कि एक पार्टी ट्रांसफर करती है खुद ही. दूसरा क्या होता है, एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रहा है ना, और वो किस बारे में है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. अब इसमें एक जो जज है वो कोई जजमेंट देगा, कोई डिक्री देगा, तो उसको क्या करता है, उससे जो जज है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, जिसका भी वो देखेगा किसका राइट बनता है उसको ट्रांसफर कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ से, कोई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इस तरह की चीज है. तो ये जो अपना लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इतने पार्ट को डील करता है, ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड इंटरवीवोस वाले ही सिर्फ डिस्कस करता है, विल वाला भी नहीं डिस्कस करता है, ना कि ऑपरेशन ऑफ लॉ वाली चीजें डिस्कस करता है. ठीक है, तो ये एक तो था कि जनरल ट्रांसफर क्या होता है, किस तरह से किया जाएगा, तो बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज आता है. इस वजह से इसको बोला जाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ के साथ जो है वो उसको सप्लीमेंट करता है, उस तरह से रहता है, उसके साथ चलना चाहिए. ठीक है, बहुत अलग नहीं जाना चाहिए. अब जो आता है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है तो किस तरह की प्रॉपर्टी है. दो तरह की प्रॉपर्टी आपने जनरली शायद सुना भी होगा कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दूसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आप सुन रहे हो कि कोई भी चीज तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सके, वो क्या है, मूव की जा सके. ठीक है, नाम सजेस्ट कर रहे हैं मूव, है ना. तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो भी है मूव कर सकते हैं तो वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल व्हीकल हो गई. ठीक है, अपने कार वगैरह ये सब ट्रांसफर करते हो, आप किसी को बेच देते हो, इस तरह की चीज आपको कोई गिफ्ट में दे देता है,
ये सारे क्या है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है एक जन के पास से दूसरे जन के पास, तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जिसको मूव नहीं किया जा सकता उसकी जगह से, बट उसमें जितनी भी कुछ भी ओनरशिप रहता है, राइट्स वगैरह, वो ट्रांसफर होता है। जैसे कि क्या आप लोग देखते हो कि कोई आपके यहाँ पे कोई फार्म्स वगैरह बेच दिया, कोई घर बेच दिया, ठीक है, किसी ने किसी की दुकान ले ली, इस तरह की जो है चीजें आप सुनते हो। तो ये सारे क्या है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रहा है। ठीक है, जो चीज मूव नहीं की जा सकती उसकी जगह से, बट उसमें उसका भी ट्रांसफर हो रहा है, एक जन से दूसरे जन के पास जा रही है, कैसे, उसके राइट, ओनरशिप, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो है ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो अपन आगे प्रोसीजर देखेंगे पूरा। मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे इसमें लिखा है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इमूवेबल में लिखा है कौन सी आ जाती है, लैंड्स, बिल्डिंग्स, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। लैंड समझ आ गया, कोई लैंड ट्रांसफर हो रहा है, बिल्डिंग हो गया। अब आता है बेनिफिट्स विच अराइज आउट ऑफ लैंड, जैसे कि अपन का कोई दुकान है या कोई घर है, उसमें कोई लीज पे दे रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, और उससे क्या मिल रहा है, आपको रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं कहीं से। तो इस तरह की चीजें क्या होती है, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ठीक है, फिर अब क्या होता है, बस पर इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें बोला गया इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स इन ग्रास। अब स्टैंडिंग टिम्बर क्या है, जैसे कि आप देखते हो कि फर्नीचर वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो किससे बनती है, सागुन की लकड़ी, इस तरह की जो है चीजें सुना होगा, किसी लकड़ियों से बनती है। तो वो जो होता है, वो पर्टिकुलर चीज क्या होता है, जो टिम्बर है, यहाँ पे टिम्बर जो यूज किया जा रहा है, यहाँ पे ट्रीज ग्रो करते हैं टिम्बर के। अगर वो टिम्बर जो है ऐसे ही यूज में आ रहा है और उसका कुछ कोई और दूसरा यूज नहीं है, तो ये क्या है, बस इसको बस उगा रहे हैं, बट इसको काट के जो है इसका फर्नीचर या किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर रहे, या इसको बेच नहीं रहे, लकड़ी बेसिकली बेच नहीं रहे। ऐसा जब होगा तो वो क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट जहां पे ये जो है स्टैंडिंग टिम्बर जो है ये बेचा जाता है, ये काट के बेचा जाता है कि फर्नीचर की यूज में, तो जैसे ही ये कटता है, अब इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं या घास वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है, तो क्रॉप्स आपको पता है कि वीट की क्रॉप, राइस की क्रॉप, इन सबको ग्रो करते हैं, बट इनका क्या पर्पस होता है, कि इनको कंज्यूम किया जाएगा, इनको जो है बाद में काट के, एक बार ये पूरा उग जाएगा अच्छे से, तो इनको काट के जो है इनका यूज किया जाता है। तो इस वजह से बोला गया कि ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो मूवेबल है, क्योंकि उनको काट दिया जाएगा और फिर उनको बेचा जाएगा। ठीक है, या किसी भी तरह यूज में लाया जाएगा। फिर अब आ गया ग्रास। ग्रास भी होता है, इनको भी उगाया जाता है और काट के, जैसे अपने जो कैटल्स वगैरह रहते हैं उनको जो है दिया जाता है, वो फॉडर की तरह इनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडिंग टिम्बर हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, और ग्रास है, इस वजह से बोला गया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, समझ आया। अब अपन और पे जो है डिफरेंस देख लेते हैं कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए जो है दो केस यहाँ पे बताए भी गए हैं। एक था केस शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। इस केस में क्या बोला गया था, इस केस में हेल्ड किया गया कि कोई भी आप ऐसा पेड़ उगा रहे हो जिसका आपका इंटेंशन क्या है उगाने का, टू रीप फ्रूट्स, कि उसमें जो है फ्रूट्स उगेंगे और वो आप कंज्यूम करोगे, या फिर जो फ्रूट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल मैंगो का पेड़ आपने उगाया, तो उसमें से आप सिर्फ मैंगोस तोड़ के जो है यहाँ पे बेचोगे। तो इस तरह की चीज जो है वो क्या है, उनने बोला ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो उसमें जो है उसके फ्रूट्स बस जो होंगे वो आप यूज में लाओगे, और वो ट्री तो वहीं के वहीं रहेगा, है ना। तो आप ऐसे देखते हो कि पूरे जो है फार्म्स वगैरह ऐसे पूरे जो है बिक जाते हैं, मैंगो के फार्म्स और इस तरह के, तो वो क्या आएगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है, उनने बोला कि अगर आपका इंटेंशन है टू कट डाउन द ट्री एंड यूज इट एज अ टिम्बर, ठीक है, फर्नीचर, इस तरह के जो है उसकी लकड़ी यूज कर रहे हो, तब वो क्या होगा, वो कहलाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी, जो अभी बताया था वही। फिर उसके बाद एक और केस आया था, मार्शल वर्सेस ग्रीन। अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इस केस में जो है इसमें कुछ ट्रीज का जो है उसको सेल कर रहे थे, और उसमें बोला गया कि जहां पे जो है ट्रीज को काट के दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जैसे ही मैंने बोला था कि ट्रीज कट के अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो उन्होंने क्या बोला
कि फिर अगर इसको काट के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो वैसा जो सेल है वो कैसा है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं है, वो क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? आई होप नहीं है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि दो तरह के जो है प्रॉपर्टी होता है। अब इसमें जो है एक और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आता है जो कि होता है टैंजिबल प्रॉपर्टी या इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहीं पे एक और टाइप जो है आता है टैंजिबल या इनटैंजिबल। मैं इधर बता देती हूँ, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं क्योंकि अब टैंजिबल और इनटैंजिबल क्या होता है। टैंजिबल यानी ऐसा प्रॉपर्टी जो कि आप टच कर सको या फील कर सको। ठीक है, जैसे हो गई अपनी बुक्स हो गई, और जो है कार, जो व्हीकल वगैरह आप छू सकते हो, इस तरह की चीजें क्या है, ये टैंजिबल हो गई। अब जो है इनटैंजिबल प्रॉपर्टी क्या कौन सी हो गई, जैसे कि आपकी कोई गुडविल है, शेयर्स वगैरह आप बेचते हो, है ना, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह की क्या हो गई, वो हो गई इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, जिसको आप टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, जो फिजिकली जो है ऐसे उनका प्रेजेंस पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये है दो और कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब जो है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है, तो अपन ने देख लिया कि एक प्रॉपर्टी है किस तरह की वो ट्रांसफर होगी एक जन से दूसरे जन के पास, उसका राइट्स, इंटरेस्ट, ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर होता है। अब कौन करेगा ये ट्रांसफर, कौन कर सकता है एक्चुअली ये ट्रांसफर, ये बोला गया है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में देखा क्या कि यहाँ पे जो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882, वो किस चीज से डील करता है, वो करता है कि आपका यहाँ पे जितने भी पार्टीज कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के ट्रांसफर कर रहे हैं उससे डील करता है। अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, एक ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है, एक विल वाला होता है, और एक ये कॉन्ट्रैक्ट से होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई भी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो जो है ट्रांसफर कर सकता है। अब अपन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में देखें अगर, तो वहां पे बताया कि कौन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी मेजर, मेजर यानी क्या कि आप 18 इयर्स ओल्ड या अबव हो, ठीक है, तो आप जो है आप कंपीटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। साउंड माइंड का हो, मतलब जब आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब क्या है, आपको एक नॉलेज है, आपको समझ आ रहा है कि ये पर्टिकुलर जो है आप क्या साइन कर रहे हो, किस पे आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो आप पर्टिकुलर चीज कर रहे हो, इस एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये क्या एक्ट है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, तब क्या हो, आप साउंड माइंड के हो। ओके, नेक्स्ट क्या है कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड फोर्स। कोई लॉ है, उन्होंने उन व्यक्ति को क्या है मना नहीं किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है इस तरह का ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें, जैसे इंसॉल्वेंट लोग, इस तरह की जो होते हैं उनको मना कर दिया जाता है। तो कभी भी अगर कोई भी लॉ आपको मना करती है कि नहीं आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वैसे लोग जो है प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते तो वो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन ने इसमें जो है तीन देखे, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड फोर्स। अब जो है प्लस इसमें एक और चीज आता है कि ही इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर। अब ऑथराइज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ये क्या चीज है, इसमें फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रॉपर्टी है नहीं, बट आपने सुना होगा कि पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे दी है इस चीज की कि आप जो है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है या हमारे लैंड या हमारे जितने भी असेट्स वगैरह है, आप उससे डील करना कि आप उसको बेच सकते हो कि नहीं, आप किसी को हायर कर देते हो, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे अगर किसी को ऑथराइज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि बहुत लोग हैं उनको लीज पे देना होता है अपनी प्रॉपर्टी, है ना, रेंट वगैरह पे देना होता है, तो वो किसी एजेंट को हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एजेंट को बोलते हैं कि आप जो है डील कर लेना, जो भी एक फिक्स कर लेते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन ऑथराइज भी है टू ट्रांसफर, तो वो भी इंसान कर सकता है, अगर वो मेजर है, साउंड माइंड का है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, पर वो ऑथराइज है। जैसे अपन ने देखा कि एजेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती, पर उसको ऑथराइजेशन दिया है कि आप जो है इसका ट्रांसफर कर सकते हो, इसको लीज पे दे सकते हो या इसको बिकवा दो, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो इसमें को क्या आ गया, ही शुड बी ऑथराइज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। इसमें वो खुद जिसकी प्रॉपर्टी है वो भी कर सकता है, कोई और इंसान को ऑथराइज किया वो भी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो है अपन दो पार्टीज, जो जब से अपन बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर दो पार्टीज जो है उनके बीच में होता है, एक जन जो है जो ट्रांसफर अपनी प्रॉपर्टी देता है, दूसरा जन जिसको प्रॉपर्टी मिलती है।
तो जो है प्रॉपर्टी देता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसफरर। और जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है वो इंसान कौन कहलाता है? वो पार्टी कहलाती है ट्रांसफरी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? अब जो नेक्स्ट आता है, हाउ प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर, कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक मोड बताया गया है कि किस तरह से आपको ट्रांसफर करना होगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, ठीक है, 100 रुपए की, आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई व्हीकल हो गई, उसकी वैल्यू कितनी, 100 रुपए से ज्यादा है, इस तरह की चीज। तो उन्होंने बोला कि कोई भी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, या इंटैंजिबल प्रॉपर्टी है। इंटैंजिबल मतलब जैसे अपने शेयर्स और ये वाली चीजें देखिए जो कि टच नहीं किया जा सकता, जिसका जो है आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि वो किससे होगी? वो सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से किया जाएगा। ठीक है, उनने बोला कि ऐसी प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको इसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसी से किया जाएगा। अब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे आपने ना कभी सुना होगा कि है ना, घर आपको इधर उधर बिकवाने हैं आपके घर वालों को, तो वो बोलते हैं कि इसकी रजिस्ट्री करानी है, इस तरह के टर्म सुने होंगे। तो हर जगह जो है रजिस्ट्रार जो है, ऐसे रजिस्टरिंग ऑफिसर्स वगैरह जो बिठाए रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो उस पर्टिकुलर एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, दो जन के साइन करते हैं, और फिर जो है आपका वो लास्ट में सील वगैरह लगा के उनको बोलते हैं कि ये अब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसमें एक तो बोला रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में एटलीस्ट कौन होंगे? टू और मोर जो है, एटलीस्ट टू। एक तो एटलीस्ट टू है, ठीक है, एटलीस्ट जो है टू लोग क्या करेंगे? इसको साइन करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको और बोल सकते हैं कि अफिक्स करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, या अटेस्ट करेंगे। ठीक है, अटेस्ट करेंगे दो जो विटनेसेस हैं या दो पार्टीज के जो है, दो पर्सन्स, वो क्या करेंगे? इस चीज को अटेस्ट करेंगे। अब अटेस्टेशन क्या है? अटेस्टेशन यानी कि आप जो है वो ऑफिसर के सामने जब ये रजिस्ट्रेशन वगैरह बना रहे हो तो उनके सामने जो है साइन कर दो, उनकी प्रेजेंस में साइन कर दो। सारे जो है क्लियरली आपके जितने भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस हिसाब से है, सारे कंडीशंस वगैरह अच्छे से प्रॉपरली क्लियरली मेंशन्ड है। आप उसको पढ़ लो उस कॉन्ट्रैक्ट को कि ये जो है इतने प्रॉपर्टी, इतनी इतनी प्रॉपर्टी, इतना इतना एरिया कुछ जो है इनको जा रहा है, नाम सही है, सब चीजें, वैल्यू सही है कि इतने में दे रहे हैं, सारी चीजें आप चेक कर लो। और लास्ट में क्या, उसको अटेस्ट कर दो, मतलब दो विटनेस जो है उसको साइन कर दे आपके प्रेजेंस में, सारी कंडीशंस वगैरह अंडरस्टैंड करते हुए। ठीक है, तो ये जो है लास्ट में क्या बन जाएगा? उसमें सील लगा देगा रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑफिसर है, और वो क्या बन जाएगा? एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बोला गया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा है या इंटैंजिबल प्रॉपर्टी है तो वो रजिस्ट्रेशन से ही होगी, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही वो ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे ही मुंह से बोल के कि हाँ ठीक है आप जो है मेरा घर ले जाओ, जो है 1 करोड़ का जो ये घर आप ले लो, इस तरह से नहीं चलेगा। ये क्यों इसमें नेसेसरी किया गया है इस तरह की चीजें? फॉर एग्जाम्पल अगर कल के दिन जो है वो पलट गया कोई इंसान के, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, इन सारी वजह से उन्होंने क्या बोला, इस तरह के अगर 100 रुपए से ज्यादा की चीजें हैं तो आप क्या है उसका रजिस्ट्रेशन कराओ और उससे ट्रांसफर करो। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेस देन 100 रुपीज, और टैंजिबल प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसे करा जा सकती है? उन्होंने बोला आप डिलीवरी से भी कर सकते हो, मतलब बस उठा के दे दी। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है आप बस डिलीवरी उनके, अगर फॉर एग्जांपल कोई उठा के देने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल नहीं है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 100 रुपए से कम है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, ऐसी चीजें आप जो है उनको पोजेशन में दे दो। अगर कुछ चाबी वगैरह है उनको दे दो, इस तरह की चीजें हैं उनके पोजेशन में आ जाने चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो उसको भी डिलीवरी बोला जाएगा। डिलीवरी बेसिकली क्या है कि पोजेशन में आ जाना चाहिए वो, ट्रांसफर ही क्या। ऑल राइट, अब जो है अपन देखेंगे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर क्या होता है। ये अपन ने थोड़े कॉन्सेप्ट समझे कि कैसा मोड ऑफ ट्रांसफर होगा, कौन ट्रांसफर कर सकता है ना। अब अपन देखते हैं कौन से असेंशियल्स होंगे फॉर अ वैलिड ट्रांसफर। तो सबसे पहले बोला गया टू और मोर लिविंग पर्सन होने चाहिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो दोनों पर्सन कैसे होंगे? लिविंग होने चाहिए। अगर कोई इंसान जो है अपने जो है डेथ के बाद या इस तरह की करता है तो वो विल वगैरह में चले जाता है चीजें, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको ट्रांसफर करना है तो दोनों इंसान उस टाइम पे लिविंग होने चाहिए। और इसमें मांगे गए हैं एटलीस्ट दो इंसान, तो इस वजह से कोई एक इंसान जो है खुद ही को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, उसको एक दूसरा इंसान की जरूरत होती है।
अब जो है प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस एंड शुड बी ट्रांसफरेबल नेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस चीज पे है ना कुछ चार्जेस, कुछ लाइबिलिटी जो है प्रॉपर्टी इस तरह की नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो जो है किसी और के पास मॉर्गेज है, कोई लैंड है और उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे उन्होंने बोला कि ट्राई करो कि कोई फ्री फ्रॉम कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए कि उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहले पुरानी चीजें जो है क्लियर करने के बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस होनी चाहिए। ठीक है, कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए उनके ट्रांसफर होने में, मतलब कोई रुकाव नहीं डाल सकता ऐसे केस में। फिर क्या है, ट्रांसफर शुड नॉट बी, किस तरह का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट यानी आपका हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक लैंड जो है एक बिल्डिंग या कोई एक फ्लैट खरीद रहे हो। ठीक है, कोई फ्लैट कोई खरीद रहा है और किस चीज के लिए खरीद रहा है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक फ्लैट खरीदना है, वहां पे आप जो है प्रोस्टिट्यूशन करवाओगे, या किसी को किडनैप करने के लिए फ्लैट खरीदना है, कुछ भी, या किसी का मर्डर खरीदने के लिए आपको जो है एक फ्लैट लीज पे लेना है, कुछ टाइम के लिए रेंट पे लेना है, इस तरह का कुछ भी। तो उन्होंने क्या बोला कि ट्रांसफर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अब अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन बेसिकली कि आप ये नहीं बोल रहे हो कि अगर जो है फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है कि आप जो है मेरे साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो मैं जो है आपको लैंड दे दूंगा। तो कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन यहाँ पे जनरली मनी के फॉर्म में होता है कि आप जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, वो आपको मनी दे रहे हैं, जनरली ये होता है, या कोई सर्विस दे रहे हो इस तरह का। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बेसिकली आप जब ट्रांसफरर के लिए कुछ करते हो ना, उसके डिजायर पे, तो उसको बोला जाता है कंसिडरेशन। ठीक है, फिर आता है ट्रांसफरर शुड बी, कैसा होना चाहिए, कंपीटेंट होना चाहिए, अपन ने देखा मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। दूसरा क्या है, इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, उनको जो है जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी का उसका उनको एंटाइटलमेंट होना चाहिए, किसी भी तरह से उनको मिली हो, कुछ होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी हो। या उनको अगर नहीं है एंटाइटलमेंट तो क्या है, ऑथराइज होने चाहिए एटलीस्ट कि वो डिस्पोज ऑफ कर सके प्रॉपर्टी, किसी और को दे सके। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफर इस तरह के होने चाहिए। तो ये जो है पांच एसेंशियल्स दिए हैं यहाँ पे, सॉरी चार। ये जो है ये सारे एसेंशियल्स जो है फुलफिल होने चाहिए, तभी वो एक वैलिड ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, ये सारे जो है कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब क्या है, एक और चीज बताइए यहाँ पे फिफ्थ, जिसमें बोला है अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर। आपका कैसा होना चाहिए मोड ऑफ ट्रांसफर, अप्रोप्रिएट। जैसे अपन ने देखा अभी मोड ऑफ ट्रांसफर से अपन ने देखे अभी पीछे के किस तरह से होना चाहिए, किसी में दिया है कि रजिस्ट्रेशन से होना चाहिए, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बना के, कुछ ओरली हो सकते हैं, किसी में अगर कुछ कंडीशन बताई है तो पहले वो कंडीशन फुलफिल करो। तो जो भी मोड आपके बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, फिर जो है इन एनी केस ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर, कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को बोल रहा है कि मैं आपको जो है अ, एक अपना जो है एक घर दूंगा। ठीक है, अगर आपने सी से शादी की तो, या आपने अगर जो है 21 ईयर्स में शादी की, इस तरह का कुछ भी कंडीशन लगा रहे हैं जो कि वैलिड कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन भी जो है इनवैलिड कंडीशन या अनलॉफुल कंडीशन ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई वैलिड कंडीशन अगर लगा रहे हैं तो ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। जैसा भी रहेगा, या तो कंडीशन पहले बोलेंगे कि पहले ये कंडीशन फुलफिल करो फिर ट्रांसफर होगा, या ट्रांसफर करने के बाद जो है वो कंडीशन आपको फुलफिल करते रहनी चाहिए, अदरवाइज वापस प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो होता है कंडीशन, एक कंडीशन के साथ आप कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो तो कंडीशनल ट्रांसफर होता है। उनने बोला ये जो कंडीशन रहेगी वो कैसी नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया इलीगल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इमोरल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि इम्पॉसिबल ही है उसको करना, कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में जब इन्होंने बोला कि एक जो ये है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि ए बोल रहे हैं कि मैं आपको हाउस दूंगा अगर आप जो है सी से जो है उनको उनके साथ मैरिज करोगे।
तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम पे ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, इनको पता नहीं था, और सी जो है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या हो गई, इम्पॉसिबल हो गई इसको करना। तो उनने बोला कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अब जो है एक कॉन्सेप्ट आता है डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन का। ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको पहले मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तीन पार्टीज है, ए, बी एंड बी के सन एस। ठीक है, ए का इनका क्या है, एक फार्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनका फार्म कितने का है, 800 रुपीज का फार्म है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और बी जो है अपने सन को जो है फार्म देना चाहते हैं। तो बी क्या करते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं। वो क्या प्रपोज करते हैं, वो बोलते हैं ए को कि आप जो ये आपका फार्म है, आप मेरे है ना बेटे जो है एस, उसके नाम पे कर दो। यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी। वो बोलते हैं कि आप जो है मेरे बेटे के नाम अपना फार्म कर दो, और मैं जो है आपको 1,000 रुपए दूंगा। यहाँ पे 800 रुपए की प्रॉपर्टी है, उनने बोला 1,000 रुपए दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ए है, ए को क्या लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको प्रॉपर्टी रखनी है या यहाँ पे पैसे रखने हैं, है ना। ये क्या हो सकता है, ए जो है मना कर सकते हैं कि नहीं, ये तो फॉर एग्जांपल उनका कुछ पुराना चीज है, उनकी जो है दादाजी की प्रॉपर्टी है, दादाजी का फॉर्म है, वो उनका कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, उनको नहीं देना, भले ही ज्यादा पैसे दे रहे हैं, कुछ भी रीजन। ठीक है, उनको नहीं देना। तो उनको जो है, अगर उनको नहीं देना है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, डिसेंट करेंगे कि मुझे नहीं, इस इलेक्शन को, इस प्रपोजल को क्या करेंगे, डिसेंड कर सकते हैं या असेंट दे सकते हैं। असेंट यानी हाँ बोल सकते हैं इनके उसको, या डिसेंट यानी मना कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो डिसेंड करेंगे तो फार्म इनके पास ही रहेगा और पैसे नहीं मिलेंगे। अगर ये असेंड करते हैं तो फार्म किसके पास चले जाएगा, एस के पास चले जाएगा, और इनके पास क्या हो जाएंगे, 1,000 रुपीज आ जाएंगे। तो ऐसे केस में बोला गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये जो है ना, ये डिसाइड करने वाला है। डिसाइड करने जब पड़ जाता है कि एक चीज आप कर सकते हो, ठीक है, या तो ये चूज कर लो या वो चूज कर लो, तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे इलेक्ट करना पड़ता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज बोली गई है कि अगर ऐसे केस में कोई पार्टी जो है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है कोई चीज, तो उसने बोला ऐसा नहीं कर सकता वो कि एक चीज जो है ये सिंगल, एक ही जो है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये पूरी कंडीशन रखी है। ठीक है, उन्होंने बोला एक सिंगल ट्रांजैक्शन में से पूरी कंडीशन रखी कि आप जो है इसको ट्रांसफर करना और मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है, अब जो है उनने बोला जो भी ये सिंगल ट्रांजैक्शन में जो प्रपोज किया गया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज एक्सेप्ट कर लो, एक चीज रिजेक्ट कर दो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैं जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में आप मुझे 1,000 रुपए दे दो, ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर लिया 1,000 रुपए, और जो है मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अपना फार्म नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला इलेक्शन वाले केस में ऐसा नहीं कर सकते कि आप आधा आधा करो, कि कुछ चीज एक्सेप्ट करो कुछ चीज रिजेक्ट। आपको क्या है, पूरा होली जो है, पूरा सिंगल ट्रांजेक्शन जो है इलेक्ट या रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन, जहां पे आपको डिसाइड करना होता है। अब जो है इसका एक फेमस केस है कूपर वर्सेस कूपर। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, इसमें बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाइज ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट एंड एवरी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला सारे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में जो है उसमें इलेक्शन लगता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। और सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट से वगैरह, उसमें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन समझ आया। अब एक और डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन बेसिकली, डॉक्ट्रिन क्या वर्ड होता है, शायद आप इसमें भी कंफ्यूज हो। तो डॉक्ट्रिन जनरली आपके कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, उसको डॉक्ट्रिन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो है जो कुछ केसेस में अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस दिया है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस क्या है, इसके लिए एक लीगल मैगजिम भी बताई है, जिसमें बोला है अट लिटे पेंडेंट निहिल इनोवेटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग बताया है इंग्लिश में। यहाँ पे बोला है नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी है, एक कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट ले लेते हैं अपन। ठीक है, आपके लिए इजियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ए है और दूसरी पार्टी बी है, और यहाँ पे एक ये प्लॉट है। ठीक है, क्या है प्लॉट, मतलब लैंड है। अब जो है इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था कि ये किसका लैंड है।
इस तरह के डिस्प्यूट समझे सुने होंगे कोई प्लॉट पे कि दो जन है, बोल रहा है कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है ना। तो लास्ट में ये क्या गए, कोर्ट के पास गए। अब कोर्ट जो है इनके जो है सुन रही है, अब प्रोसीडिंग्स चल रही है, एक सूट फाइल्ड है, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी, प्रोसीडिंग्स अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में बोला गया कि ऐसे केस में फॉर एग्जांपल अभी जो इसका पोजीशन जो है ए के पास है कुछ या कुछ भी, ठीक है। तो ए जो है ऐसे केस में जब पेंडिंग चल रहा है इनका केस, तो ये ऐसे केस में कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट करके सी को जो है बेच नहीं सकते, या किसी भी अदर पर्सन को नहीं बेच सकते, या बी जो है वो किसी अदर पर्सन को नहीं बेच सकते, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, अभी केस डिसाइड ही हो रहा है और आप जो है प्रॉपर्टी किसी और को बेच दोगे तो और क्योटिक सिचुएशन हो जाएगा। हो सकता है कि डिसाइड होने पर आप बेच रहे हो ए और जबकि प्रॉपर्टी जो है डिसाइड होती है कि बी की प्रॉपर्टी है ये, तो इस तरह की चीजें इनको लॉस हो जाएगा, है ना। तो इनने बोला कि अगर कोई जो है पेंडिंग चल रहा है, कोई सूट क्या चल रहा है, सूट या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है और उसमें जो है राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है, उसी का डिस्प्यूट है, तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी लिटिगेशन में चल रही है वो शुड बी, ठीक है। ऐसे केस में अगर ट्रांसफर हो जाती है तो उस पर क्या लगेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुड अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर पर्सन टू द ट्रांसफर। अगर ऐसे ट्रांसफर हो कर दिया जाता है तो उन पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस लग जाएगा। वो बोलेंगे कि नहीं, आप जो है जो थर्ड पर्सन है उनको नहीं मिलेगी वो प्रॉपर्टी जिसको बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस लग जाएगा, जिसमें है कि आप कुछ है नया कॉन्ट्रैक्ट, नई चीजें जो है इंट्रोड्यूस मत करो, कोई पेंडिंग चल रहा है कोई लिटिगेशन, ठीक है। तो ये समझा। तो आपका कोई पेंडिंग केस चल रहा है तो उसमें जो है आपका प्रॉपर्टी का ही डिस्प्यूट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो आप जो है इधर उधर ट्रांसफर मत करो, ठीक है। तो ये जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस था। एंड इसके पहले अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन देखा और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर देखा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, कितने टाइप की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, मोड ऑफ ट्रांसफर देखा। ये सारी चीजें जो है अपन ने देखी, राइट। सो प्रॉपर्टी लॉ में जो है इतना ही है और आई होप आप लोगों को जो है समझ आया है, सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।